नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। एशियाई शेरों के संरक्षण की परियोजना आरंभ। गुजरात के ग्रेटर गिर क्षेत्र में संरक्षण, सुरक्षा और विकास के लिए आधुनिक सूचना तथा संचार तकनीक प्रस्तावित। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र ने नई दिल्ली में नव प्रवर्तन महोत्सव 2019 आयोजित किया। स्कूली छात्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अभिरुचि तथा सोच विकसित करना था उद्देश्य। नई दिल्ली के जेएनयू में एडवांसेस इन एग्रोमीटरोलॉजी फॉर मैनेजिंग क्लाइमेटिक रिस्क्स ऑफ फार्मर्स 2019 विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित। विज्ञान भारती, विज्ञान प्रसार, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने नागपुर में संयुक्त रूप से कुतूहल का आयोजन किया। आम लोगों को जैव इंजीनियरिंग के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देना था उद्देश्य। एशियाई सिंह यानी भारतीय शेर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के विलुप्तप्राय जीवों की सूची में शामिल हैं। ये शेर गुजरात के सिर्फ सासन गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। संरक्षण की लगातार कोशिशों के बाद एशियाई सिंहों की संख्या बढ़कर करीब 700 हुई है, लेकिन लुप्त होने का खतरा कम नहीं हुआ है। संरक्षण उपायों को और अधिक कारगर बनाने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुजरात सरकार के सहयोग से 3 वर्षों के लिए एशियाई शेरों की संरक्षण परियोजना का आरंभ किया है। ज्ञान विज्ञान आपको इस परियोजना में इस्तेमाल की जाने वाली नवीनतम संरक्षण तकनीक के बारे में जानकारी दे रहा है। एशियाई शेर देश में शेरों की इकलौती बची हुई प्रजाति है, जो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिमी गुजरात के सूखे पतझड़ वन में पाई जाती है। फिलहाल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में लगभग 700 शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN द्वारा सूचीबद्ध गंभीर रूप से विलुप्तप्राय 21 जीवों में से एक हैं। एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुजरात सरकार के सहयोग से मिलकर एशियाई शेरों के लिए संरक्षण योजना का आरंभ किया है, ताकि संरक्षण प्रक्रिया बेहतर हो। 3 वर्षों तक चलने वाली इस परियोजना के लिए 97 करोड़ 85 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इसकी घोषणा नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस सम्मेलन में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और गुजरात के वन तथा जनजातीय विकास राज्य मंत्री रमन लाल नानूभाई पाटकर ने की। लायन की सेवा और रक्षा के लिए डेडिकेटेड एक एक्सक्लूसिव जो है प्रोजेक्ट, नॉट दैट कि इसके पहले लायन की रक्षा नहीं होती थी, लेकिन उसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव फोकस करके ये जो एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है, आज इसकी कॉपी आप सब लोगों को मिलेगी। इसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने, खासकर हमारे फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने बहुत विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की है, अध्ययन किया है, सब इनपुट्स लिए हैं, पुराने जो अनुभव है उसको शेयर किया है एक दूसरे के साथ, और उन अनुभवों में से जो कुछ और फर्दर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो अभी एक प्रकार से इस प्रोजेक्ट के लिए एक हम्बल बिगनिंग है कि 2-3 साल के लिए 98 करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया है, जिसमें दोनों सरकारें मिलके इस काम को आगे करेंगी। और उसका जो पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो आज गुजरात सरकार को हैंडओवर किया गया है। इस परियोजना में शेरों के संरक्षण के लिए विस्तृत भूमिकाएं तय की गई हैं। परियोजना के अंतर्गत पर्यावरण से लेकर पशुपालन जैसे विभिन्न विभागों को एशियाई शेरों के संपूर्ण संरक्षण के लिए जिम्मेदारियां दी गई हैं। अन्य कार्यों में एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए आवास स्थल को बेहतर बनाना, सुरक्षा देना तथा वन्य जीव स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अतिरिक्त ग्रेटर गिर क्षेत्र के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए आधुनिक सूचना तथा संचार तकनीक यानी ICT सुविधा भी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस तकनीक में शेरों के आवास की निगरानी के लिए GPS आधारित ट्रैकिंग एंड ऑटोमेटेड सेंसर ग्रिड सिस्टम का उपयोग किया जाएगा।
इस परियोजना में इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष जैसे गंभीर मुद्दों को भी संबोधित किया गया है। जब शेरों को गैरकानूनी शिकार जैसे खतरे का सामना करना पड़ रहा हो तो उन्हें अनावश्यक मृत्यु से बचाना अनिवार्य है। इस परियोजना की प्रबंधन रणनीति देश में एशियाई शेरों के आवास स्थल को संरक्षित तथा सुरक्षित करने के लिए लाभदायक साबित होगी। नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र ने 7 से 9 फरवरी तक नव प्रवर्तन महोत्सव का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए अभिरुचि तथा सोच को प्रोत्साहित करना तथा रचनात्मक अनुसंधानकर्ताओं को एक अनोखा मंच उपलब्ध कराना था। ये महोत्सव अनुसंधान, रचनात्मकता तथा संसाधनों के समन्वय का उत्सव था। महोत्सव के दौरान छात्रों को अपने रचनात्मक कार्य प्रदर्शित करने तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों से संपर्क बढ़ाने के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिलचस्पी चाहिए, जुनून चाहिए और समाज के साथ जुड़ने के लिए विचार चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्र के विकास के लिए युवाओं में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। स्कूली छात्रों तथा आम लोगों के बीच विज्ञान की अनौपचारिक शिक्षा तथा विज्ञान के प्रति उत्सुकता जगाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र ने नव प्रवर्तन महोत्सव 2019 के 5वें संस्करण का आयोजन किया। नई दिल्ली में 7 से 9 फरवरी तक आयोजित महोत्सव का मुख्य उद्देश्य विज्ञान को बंद कक्षाओं से निकालकर अनुसंधान के खुले क्षेत्र में विचार विमर्श तथा विचारों के आदान प्रदान तक ले जाना था। 3 दिवसीय आयोजन के उद्घाटन अवसर पर प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे, निदेशक अंतर विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र दिल्ली, प्रोफेसर पीवी मधुसूदन राव, अध्यक्ष डिजाइन विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली तथा डी रामा शर्मा, निदेशक राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह के दौरान छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एनीबडी कैन इनोवेट विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। The National Science Center Delhi is organizing Innovation Festival, which is the 5th in its row. It is aimed at promoting innovation among the public at large, with focus on students. This year we have got more than 50 entries for the individual categories. Out of that, a screening process is going on, and then a selected projects will be displayed for the public. 3 दिवसीय आयोजन छात्रों, शिक्षकों तथा माता पिता के लिए आनंददायक तथा दिलचस्प गतिविधियों से भरपूर था। विज्ञान महोत्सव के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों में अनुसंधान मेला शामिल था, जिसमें बच्चों ने उत्कृष्ट अनुसंधान के नमूने पेश किए। आयोजन का एक अन्य आकर्षण था रचनात्मक रोबो डिजाइन मंच। यहाँ छात्रों ने विभिन्न कार्य निपटाने वाले रोबोट के प्रोटोटाइप प्रदर्शित किए। If you actually look at the innovation as such, innovation is now not restricted to only, let's say, to the big corporates and other entities. A lot of innovation happens in public spaces, and I think this is an extremely good opportunity to excite the next generation of people, particularly students, in introducing innovation, because innovation is something which everybody can do, and I think it can happen at any level. Sometimes it doesn't need even a formal education. महोत्सव के दौरान विज्ञान केंद्र में तैयार करें कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम कलाकारों तथा विभिन्न कॉलेज और स्कूलों के कला छात्रों के लिए खुला कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने शिल्प, बेकार सामग्रियों से बने सामान, कैनवस तथा कागज पर पेंटिंग तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े अन्य क्रियाकलाप संपन्न किए। नव प्रवर्तन महोत्सव एक खुला मंच था, जिसने छात्रों में अनुसंधान, रचनात्मकता तथा संसाधन एकत्र करने के कौशल को प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा महोत्सव ने छात्रों तथा उनके माता पिता को अन्य क्षेत्रों के समान सोच वाले अनुसंधानकर्ताओं से मुलाकात का अवसर भी प्रदान किया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटने पर हम आपको एडवांसेस इन एग्रोमीटरोलॉजी फॉर मैनेजिंग क्लाइमेटिक रिस्क्स ऑफ फार्मर्स 2019 संगोष्ठी पर रिपोर्ट दिखाएंगे। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान।
जलवायु परिवर्तन तथा चरम मौसम के कारण कृषि क्षेत्र के जोखिम तथा अनिश्चितताएं वैश्विक स्तर पर खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण हैं। कृषि कार्य में जुटे लोगों के बीच मौसम विज्ञान से संबंधित ज्ञान के प्रसार की आवश्यकताओं को देखते हुए एसोसिएशन ऑफ एग्रोमीटरोलॉजिस्ट ने नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 11 और 12 फरवरी को एडवांसेस इन एग्रोमीटरोलॉजी फॉर मैनेजिंग क्लाइमेटिक रिस्क्स ऑफ फार्मर्स विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन का विनाशकारी प्रभाव न केवल पर्यावरण पर बल्कि कृषि जैसे उससे संबंधित क्षेत्रों पर भी पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम की चरम स्थितियों जैसे अकाल, बाढ़ तथा आंधियों का सामना करना पड़ता है, जिनसे कृषि बर्बाद हो जाती है। ये वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इसका दुष्परिणाम वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर पड़ता है। भारत में जलवायु परिवर्तन का असर खाद्य उत्पादन तथा गेहूं और चावल जैसे मुख्य फसलों की गुणवत्ता पर पड़ सकता है। फसलों का उत्पादन 20 से 80% मौसम की स्थितियों पर निर्भर करता है। किसानों की आजीविका पर भी इसका भारी असर पड़ता है, क्योंकि उनका जीवन यापन कृषि पर आधारित होता है। लिहाजा जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र के सामने आने वाले जोखिमों तथा अनिश्चितताओं की पहचान करने के लिए नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू कन्वेंशन सेंटर में एडवांसेस इन एग्रोमीटरोलॉजी विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। एग्रोमीटरोलॉजी बेहतर कृषि उत्पाद के लिए मौसम के मानकों का अध्ययन है। ये संगोष्ठी एसोसिएशन ऑफ एग्रोमीटरोलॉजिस्ट्स, भारतीय मौसम विभाग, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का संयुक्त आयोजन थी। संगोष्ठी में कृषि के विभिन्न क्षेत्रों तथा देश भर के कृषि संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं, तकनीकी जानकारों, नीति निर्माताओं तथा कृषि उद्योग के विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करना था, ताकि कृषि क्षेत्र के जोखिमों का सामना करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके। विशेषज्ञों के मुताबिक ये लक्ष्य विभिन्न आधुनिक तथा विशिष्ट एग्रोमीटरोलॉजी तकनीक और उसके उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर KJ रमेश ने कृषि में मौसम विभाग के सहयोग पर चर्चा की। Climate risk management for agriculture is so very important, particularly for a country like India, where 50% of our population is dependent on agriculture and agriculture-related operations. And changing climate has forced so much of variability on the quantum and distribution of rainfall. संगोष्ठी में कृषि पर मौसम तथा जलवायु का प्रभाव, मॉनसून में बदलाव तथा पूर्वानुमान, एग्रोमीटरोलॉजिकल जानकारियां, जैविक तथा अजैविक दबाव प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न राज्यों में फसलों की विभिन्नता पर पोस्टर भी प्रदर्शित किए गए। प्रमुख पोस्टरों में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए मध्य प्रदेश में आलू की उत्पादकता के लिए ICAR, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की पहल शामिल थी। एक अन्य पोस्टर में हरियाणा के हिसार विश्वविद्यालय में किसानों के बीच मौसम पूर्वानुमान परामर्श सेवाओं के प्रति जागरूकता तथा समझ विकसित करना दर्शाया गया। कृषि उत्पाद काफी हद तक पर्यावरण की स्थितियों पर निर्भर करते हैं, लिहाजा जलवायु के अनुकूल नीतियां तथा योजनाएं तैयार करना आवश्यक है, ताकि आशंकित कृषि नुकसान का पहले से अनुमान लगाया जा सके। इससे न केवल किसानों का जीवन सुरक्षित रहेगा, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न खाद्य असुरक्षा की समस्या का भी समाधान होगा। विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी VNIT में 8 से 11 फरवरी तक कुतूहल नामक एक अनोखी शैक्षणिक स्वास्थ्य प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का आयोजन विज्ञान भारती, विज्ञान प्रसार, VNIT, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से किया। इस भव्य प्रदर्शनी के दौरान चिकित्सकीय मशीनों के इंजीनियरों तथा निर्माताओं ने विभिन्न उपकरण प्रदर्शित किए तथा उनके क्रियाकलाप से जुड़े वैज्ञानिक सिद्धांतों के बारे में बताया। इस दौरान स्वास्थ्य के सामान्य विषयों पर आम लोगों के साथ संवादात्मक सत्रों का भी आयोजन किया गया। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है।
देश के नागरिकों के लिए इन अनुसंधानों की जानकारी प्राप्त करने तथा तेजी से विकास कर रहे देश के साथ कदम मिलाने के लिए वैज्ञानिक समझ विकसित करना आवश्यक है। लोगों में वैज्ञानिक सोच तथा कौतूहल की भावना विकसित करने के लिए नागपुर के विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 9 से 11 फरवरी तक कौतूहल यानी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, टेस्टिंग, यूज, हेल्थ, अप्लायंसेज, लर्निंग महोत्सव का आयोजन किया गया। कौतूहल का दायरा काफी व्यापक था, जिसमें वैज्ञानिक, उपकरण निर्माता, छात्र और आम लोगों ने एक मंच पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विकास का जायजा लिया और विचार विमर्श किया। आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा मेयर नंदा जिचकर ने किया। इस वर्ष प्रदर्शनी का विषय था स्वास्थ्य से जुड़े उपकरण। इस कार्यक्रम में लोगों को अंगदान के महत्व के बारे में भी बताया गया तथा उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया। कौतूहल अपने आप में मराठी में जैसे क्यूरियोसिटी कहते हैं, हिंदी में जैसे कौतूहल कहते हैं, उसका पर्याय है और इसको आगे लोगों में जनमानस तक उसकी अवेयरनेस, उसकी जागरूकता के बारे में जो ये प्रयास है अपने आप में एक सराहनीय प्रयास है। इस वर्ष पहली बार हम इसको हेल्थ अप्लायंसेस के साथ, हेल्थ डिवाइसेस के साथ इस पे काम कर रहे हैं और ये विज्ञान भारती का और विज्ञान प्रसार द्वारा सपोर्टेड कार्यक्रम है और इसको पिछले 2 वर्षों में मिली सफलता के आधार पर इसको आगे बढ़ाने का ये प्रयास है। मानव जीवन अनमोल है। जीवन और मरण के बीच की यात्रा आरामदायक हो, इसके लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। वर्षों की मेहनत के बाद स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कई उपकरण विकसित किए गए हैं, जो इंसानों की बीमारियों के इलाज में मददगार हैं। कौतूहल में उपकरणों के क्षेत्र में अब तक की प्रौद्योगिकी विकास यात्रा प्रदर्शित की गई। इसमें पारंपरिक बीपी उपकरण से लेकर अत्याधुनिक सीटी स्कैन और पुराने जमाने के स्टेथोस्कोप से लेकर भविष्य में इस्तेमाल किए जाने वाले एंडोस्कोपी तक प्रदर्शित किए गए। इस कार्यक्रम में इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के स्वयंसेवकों ने कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की प्रक्रिया प्रदर्शित की, जिसे सामान्य भाषा में सीपीआर कहा जाता है। ये एक आपातकालीन प्रक्रिया है जिसमें दिमाग का कामकाज सामान्य करने के लिए तब तक सीना दबाकर कृत्रिम वायु संचार किया जाता है जब तक कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित इंसान में सामान्य रक्त प्रवाह तथा श्वसन की वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए। कौतूहल जो है ये इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के ऊपर आधारित है। 2 शिक्षा के अलग अलग क्षेत्रों को कैसे जुड़ाया जाए और कैसे वो मिलकर समन्वय के साथ रिसर्च कर सके, कुछ नया करके बहुआयामी जो एस्पेक्ट है इसका है कि हम कुछ नया और जो लोगों के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से उपयोगी हम प्रौद्योगिकी का इसमें निर्माण करें। प्रदर्शनी में मानव शरीर के विभिन्न अवयवों तथा उससे संबंधित स्थितियों जैसे एनाटॉमी, न्यूट्रिशन, डायबिटीज, एनेस्थीसियोलॉजी, जेरियाट्रिक, डेंटिस्ट्री, ऑप्थेल्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कैंसर तथा ऑर्गन डोनेशन के बारे में जानकारियां देने के लिए लगभग 157 स्टॉल लगाए गए थे। स्वास्थ्य सुविधा के 3 दिवसीय महोत्सव में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोवा मेडिकल कॉलेज तथा ऑरियस इंस्टीट्यूट जैसे देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों ने भाग लिया। इस दौरान जिम लैबोरेटरीज लिमिटेड ने नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसकी नेत्र जांच सुविधा का कई बच्चों ने लाभ उठाया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में मेडिकल में दाखिला चाहने वाले हजारों युवाओं, प्रोफेसर तथा डॉक्टर के अलावा स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। प्रदर्शनी में सर्जरी तथा चिकित्सकीय उपचार से जुड़े कई उपकरण प्रदर्शित किए गए, जिन्होंने भविष्य में स्वास्थ्य सुविधा की एक झलक दिखाई। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे देश और दुनिया के कुछ और नए वैज्ञानिक खोज। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। और आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने वरुण ग्रह पर एक नई आंधी की खोज की है। ये खोज हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप से की गई है। नासा के मुताबिक पृथ्वी की तरह वरुण ग्रह में भी लंबी अवधि में अलग अलग मौसम होते हैं। वरुण ग्रह पर दक्षिणी ग्रीष्म मौसम में रहस्यपूर्ण आंधी दर्ज की गई। ये आंधी हबल टेलीस्कोप द्वारा दर्ज की गई अब तक की 4थी तथा नवीनतम आंधी है।
संयुक्त राष्ट्र के विश्व मीटेरोलॉजिकल संगठन ने बताया है कि पिछले 4 वर्ष पृथ्वी के इतिहास में सबसे गर्म साल थे। संगठन के मुताबिक वर्ष 2016 अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। संगठन के आकलन के मुताबिक पिछले 22 वर्षों में 20 वर्ष सबसे गर्म साल रहे हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण पृथ्वी पर चक्रवात, अकाल तथा फ्लैश फ्लड जैसी गंभीर घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। संगठन ने यह भी बताया है कि वर्ष 2018 में औसत वैश्विक तापमान पूर्ण औद्योगिकरण काल से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के इंडिया अलायंस विद वेलकम ट्रस्ट ने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भारतीय महिला वैज्ञानिकों ने व्याख्यान दिए। कार्यक्रम में लाइफ ऑफ साइंस संगठन द्वारा विज्ञान में महिलाओं की विशेष उपलब्धियां दर्शाने वाले कैलेंडर का विमोचन किया गया। बायोलॉजिकल कंजर्वेशन पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले कुछ दशकों में 40% से अधिक कीटों की प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। कीटनाशकों के इस्तेमाल तथा अन्य कारणों से दुनिया भर में कीटों की जनसंख्या तेजी से घट रही है, जिसका पृथ्वी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। अध्ययन में पारिस्थितिकी तंत्र तथा खाद्य श्रृंखला के बीच संतुलन में कीटों के महत्व पर जोर दिया गया। ये अध्ययन यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड क्वींसलैंड तथा चाइना एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए इंस्पायर्ड रिसर्च और इंस्पायर्ड मानक कार्यक्रम का 7वां राष्ट्र स्तरीय प्रदर्शनी तथा आयोजन प्रतिस्पर्धा आयोजित की। इंस्पायर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रमुख कार्यक्रम है, जो 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए केंद्रित है। प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 14 तथा 15 फरवरी को हुआ। इस कार्यक्रम में देश भर के 700 से अधिक छात्रों ने देश के सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए अपने शोध नमूने पेश किए। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं कैप्टन जेम्स कुक को, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1728 को इंग्लैंड में हुआ था। वो 18वीं सदी के एक मशहूर नेविगेटर, अन्वेषक तथा मानचित्रकार थे। अपनी 3 यात्राओं के दौरान कैप्टन कुक ने पहली बार प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलियाई तटों के मानचित्र तैयार किए। कुक ने यूरोप के मानचित्र पर द्वीपों तथा तटों को रेखांकित किया। वर्ष 1775 में जेम्स कुक ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का वृहद स्तर पर पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया। प्रशांत महासागर से अपनी तीसरी यात्रा से वापस लौटते समय 14 फरवरी 1779 को कुक पर हमला हुआ और उनकी हत्या कर दी गई। उनकी याद में कई संस्थानों, स्मारकों, पहाड़ों, यात्राओं तथा स्थानों के नामकरण किए गए हैं। कैप्टन कुक का वैज्ञानिक तथा भौगोलिक ज्ञान विश्व विख्यात है। मानचित्र बनाने का उनका आरंभिक ज्ञान बाद में नेविगेटर तथा नाविकों को विस्तृत मानचित्र तैयार करने में मददगार साबित हुआ। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।